सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के YouTube चैनल ज्ञान संपदा में आपका स्वागत है। मैं जीवनलाल, प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन। पिछले अध्यायों में हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में सीखा था, जिसमें से पृथ्वी की 3 मुख्य गतियाँ थीं। पहली खगोलीय गति, दूसरी भूगर्भीय गति और तीसरी भौगोलिक गति। जिसमें से पहली गति खगोलीय के बारे में हमने सीखा। पृथ्वी के घूर्णन, परिक्रमण और परिभ्रमण के परिणाम स्वरूप क्या होता है। आज उसी पृथ्वी की 2 और अन्य गतियाँ, एक भूगर्भीय गति और दूसरी भौगोलिक गति के बारे में, या उसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रकरण, धरातल के रूप बदलने वाले कारक के रूप में हम अध्ययन करेंगे। हमारी पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं। सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी, क्रस्ट, ठीक उसके नीचे मैंटिल और ठीक उसके नीचे अंदर कोर। इन तीनों परतों में 2 तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक भूपर्पटी और मैंटिल के बीच एस्थेनोस्फीयर या मैग्मा या मोह विसंगत तल से उत्पन्न हुई ऊर्जा को भू तापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी के रूप में हम जानते हैं। दूसरी ऊर्जा मैंटिल और कोर के मध्य गठन वर्ग विसंगत तल के बीच उत्पन्न हुई ऊर्जा, जिसे हम जियोमैग्नेटिक एनर्जी या भूचुंबकीय ऊर्जा के रूप में जानते हैं। और ये दोनों ऊर्जा यदि उत्पन्न होते हैं तो वे बाहर भी निकलते हैं। इसी ऊर्जा के बाहर निकलने के प्रयास स्वरूप पृथ्वी के धरातल में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। आइए आज उन्हीं के बारे में हम सीखते हैं। इस पूरे डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि धरातल के रूप बदलने वाले कितने कारक हैं, किन किन बलों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की दशा में परिवर्तन हो रहा है। इसी परिवर्तन में पूरे पृथ्वी को 2 तरह के बल प्रभावित कर रहे हैं। एक आंतरिक बल, जिसे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और दूसरा बाह्य बल, जिसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। इन्हीं दोनों बलों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की भूपर्पटी पर अनेकानेक प्रकार की परिवर्तन होते रहते हैं, जो हमें समय अंतराल के बाद परिलक्षित या दिखाई देते रहते हैं। इस पूरी भूपर्पटी को 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है महाद्वीप और महासागर, दूसरा है टीले, पर्वत और पठार, तीसरा है नदी घाटी और डेल्टा। पृथ्वी की भूपर्पटी पर लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। जहाँ कभी महाद्वीप थे वहाँ महासागर है, जहाँ कभी महासागर था वहाँ महाद्वीप हैं। महाद्वीपों पर ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पठार हैं और नदी घाटियाँ हैं। इन सब के परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक अंतर्जात बल या आंतरिक बल या एंडोजेनिक फोर्स ही है। इसी तरह से समुद्र तल से ऊपर उठे हुए भाग जो कि महाद्वीप हैं, उन पर पर्वत, पठार, मैदान हैं। इन महाद्वीपों के उठे हुए भाग पर्वतों पर, पठारों पर या मैदानों पर बाह्य प्रक्रम
काम करते हैं, जिसके कारण अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है और उसका परिणाम होता है समतलीकरण, अर्थात समुद्र तल से ऊपर उठे हुए भाग का बराबर समतलीकरण या अपक्षय और अपर्दन होता रहता है। इसके कई महत्वपूर्ण कारक हैं, जिसे हम अगले किसी प्रकरण में विस्तार से सीखेंगे। आज अभी आंतरिक बल या एंडोजेनिक फोर्स को सीखते हैं। आंतरिक बल दो प्रकार के होते हैं। पहला है पटल विरूपणी बल, दूसरा है आकस्मिक बल। पटल विरूपणी बल को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला महादेशजनक बल, दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल। महादेशजनक बल जो कि वर्टिकल होता है और पर्वत निर्माणकारी बल जो कि हॉरिजॉन्टल होता है। महादेशजनक बल में बड़े बड़े भूखंड उत्पन्न होते हैं या बनते हैं या निर्मित होते हैं, जिसका कारण अंदर की ऊर्जा ही है। अब महादेशजनक बल क्या होता है ये समझ लेते हैं। महादेशजनक बल दो प्रकार के होते हैं। पहला है उन्मज्जन और दूसरा है निमज्जन। महादेशजनक बल के परिणाम स्वरूप कोई महान स्थलखंड जब ऊपर आता है तो उसके ऊपर से जल पीछे हट जाता है या नीचे उतर जाता है और वह स्थलखंड या भूखंड खुल जाता है। इसी प्रकार जब कोई स्थलखंड नीचे एस्थेनोस्फीयर में धंस जाता है और उस पर समुद्र का या महासागर का जल फैल जाता है तो उसे निमज्जन कहते हैं। उन्मज्जन अर्थात इमर्जेंस, निमज्जन अर्थात सबमर्जेंस के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे उन्मज्जन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण न्यूफाउंडलैंड है, दूसरा अलास्का है, तीसरा स्कैंडिनेविया है। ये तीनों स्थलखंड आंतरिक बल के परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष कुछ मिलीमीटर की दर से समुद्र तल से ऊपर उठ रहे हैं। उसका विवरण यहाँ दिया गया है। उन्मज्जन में या इमरजेंस में न्यूफाउंडलैंड 0.8 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से समुद्र तल से ऊपर उठ रहा है। स्कैंडिनेविया 7 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से समुद्र तल से ऊपर उठ रहा है और अलास्का 9 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से समुद्र तल से ऊपर उठ रहा है। उन्मज्जन अर्थात इमरजेंस का क्या कारण है? उसका कारण है कि यदि कहीं उन्मज्जन हो रहा है तो कहीं निमज्जन सबमर्जेंस भी हो रहा होगा। निमज्जन के परिणाम स्वरूप जब कोई स्थलखंड एस्थेनोस्फीयर पर या मैग्मा में धंसता है तो उसके द्वारा मैग्मा डिस्प्लेस किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। और यदि मैग्मा कहीं हटेगा तो जहाँ कहीं उसे निकलने का रास्ता मिलेगा या भूपर्वती कमज़ोर मिलेगी, वहाँ वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा और इसी के परिणाम स्वरूप जहाँ वह निकलेगा उस स्थान को ऊपर की ओर धक्का देगा, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्थल ऊपर की ओर उठेगा। अलास्का जो प्रतिवर्ष कुछ मिलीमीटर की दर से ऊपर उठ रहा है, उसका कारण है मैक्सिको की खाड़ी में मिसिसिपी और मिसौरी दो बड़ी नदियों के द्वारा स्थलखंड से अवसाद या गाद जो बहाकर लाया जाता है वह समुद्र तल में जमा किया जा रहा है। इतनी भारी मात्रा में अवसादों के डिपोजिशन के कारण वहाँ निमज्जन की क्रिया हो रही है, वह स्थलखंड धंस रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप
जहाँ मैग्मा बाहर निकल रहा है वहाँ की प्लेटें ऊपर की ओर उठ रही हैं। इसी तरह निमज्जन यानी सबमर्जेंस के भी कुछ उदाहरण है। पहला उदाहरण तो मैक्सिको की खाड़ी हुई, जिसमें मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद जमा किए जा रहे हैं समुद्र में। प्लेट भारी हो रही है, नीचे की ओर निमज्जन यानी धंस रही है, सबमर्जेंस हो रहा है, जिसकी दर 6.6 मिलीमीटर प्रति वर्ष है। उसी तरह हमारे देश भारत में भी भारत का पूर्वी किनारा अर्थात बंगाल की खाड़ी प्रतिवर्ष 1.2 मिलीमीटर की दर से निमज्जन अर्थात सबमर्जेंस हो रहा है, नीचे एस्थ्रोस्फीयर में मैग्मा में धंस रहा है, जिसका महत्वपूर्ण कारक है ब्रह्मपुत्र और गंगा जैसी विशाल नदियों के द्वारा स्थल भागों से बहा कर लाई गई मिट्टी या अवसाद जो कि बंगाल की खाड़ी में जमा हो रहा है, वह प्लेट नीचे की ओर धंस रही है और इसी के परिणाम स्वरूप जो भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर गतिमान है वह यूरेशियन प्लेट के नीचे एस्थ्रोस्फीयर में धंसती जा रही है और इसी बल के परिणाम स्वरूप नवीन वलित पर्वत हिमालय जिसका जन्म हुआ है वह धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है। इसका स्पष्ट उदाहरण हिमालय पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि प्रतिवर्ष ऊपर की ओर उठ रही है। उसके आंकड़ों में बदलाव हो रहा है। पटल विरूपणी बल का दूसरा प्रकार, जिसे पर्वत निर्माणकारी बल कहा जाता है, यह हॉरिजॉन्टल या क्षैतिजीय गति कर रहा है, अर्थात प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं या एक दूसरे के पास आ रही हैं। पर्वत निर्माणकारी बल या ओरोजेनिक फोर्स भी दो प्रकार का होता है। एक होता है तनाव जनित, दूसरा होता है संपीडन। तनाव जनित अर्थात टेंशनल, संपीडन अर्थात कंप्रेशनल। तनाव जनित बल के कारण पृथ्वी पर जो परिवर्तन होते हैं उसको विभिन्न खंडों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले क्रैकिंग होगी, चटकन, ज़मीन में दरार पड़ जाएगी, फिर क्रस्टल होगा, उसके बाद फ्रैक्चर, फॉल्टिंग, ब्लैक माउंटेन, हार्स्ट, रिफ्ट वैली और ग्राबेन। यह पूरी प्रक्रिया तनाव जनित बल के कारण होती है। इस तनाव जनित बल के कारण जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वे कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरी अन्य प्लेट से टकराएंगी। तनाव जनित बल का एक स्पष्ट उदाहरण भारत के मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा की घाटी, ताप्ती की घाटी इसी टेंशनल फोर्स का उदाहरण है। विश्व की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली अफ्रीका की है, जो धीरे धीरे विकसित हो रही है और आगे चलकर उसमें इतना दरार हो जाएगा कि वह अफ्रीका महाद्वीप को दो टुकड़ों में बांट देगी। पर्वत निर्माणकारी बल का दूसरा प्रकार संपीडन या कंप्रेशनल है। कंप्रेशनल फोर्स अर्थात जब दो प्लेटें आपस में कहीं टकराएंगी तो उन पर दबाव पड़ेगा। दबाव के परिणाम स्वरूप किस तरह की स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं उसको देख लेते हैं। यह संपीडन बल भी दो प्रकार का होता है, एक संवलन होता है, दूसरा वलन होता है। संवलन ऊपर की ओर उठता है और आधा संवलन नीचे की ओर दबता है। संवलन की क्रिया में जब दो स्थलखंड आपस में टकराएंगे तो वे थोड़ा सा ऊपर उठेंगे और गुंबद के आकार के हो जाएंगे, तथा आधा संवलन में दो
स्थलखंड जब टकराते हैं तो वे ऊपर की ओर न उठकर बल्कि थोड़ा सा नीचे की ओर दब जाते हैं और छिछली बेसिन के रूप में विकसित हो जाते हैं। इसका उदाहरण आपके भारत में रांची के पठारों पर देखने को मिलेगा। इसी तरह से संपीड़न का दूसरा प्रकार है वलन या फोल्डिंग। वलन के परिणाम स्वरूप जब दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं, वह एक दूसरे पर दबाव डालती हैं तो उनमें मोड़ पड़ जाता है। मोड़ के परिणाम स्वरूप नए नए पर्वत श्रृंखलाओं का जन्म होता है, जिसका अच्छा उदाहरण भारत का हिमालय है। हिमालय पर्वत श्रृंखला नवीन पर्वत श्रृंखला है, मोड़दार पर्वत है। यह दो प्लेटों अर्थात भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से उत्पन्न हुआ है। वलन में 4 प्रकार होते हैं। एक समन्वित वलन। समन्वित वलन में जब दोनों तरफ से बल बराबर काम करेगा तो ढाल या ऊपर उठने की जो क्रिया है वो बराबर होगी, दोनों तरफ से ढाल बराबर होंगे, उसे समन्वित वलन कहेंगे। दूसरा है एकनति वलन। यदि किसी एक ही तरफ से दबाव पड़ा तो एक तरफ का ढाल सीधा खड़ा हो जाएगा, दूसरे तरफ का ढाल थोड़ा समतल होगा, जिसे एकनति वलन कहेंगे। उसी तरह से सैन वलन। यदि किसी एक ही तरफ से अत्यधिक दबाव पड़ा तो वह खड़ा ना होकर के बल्कि और ज़्यादा मुड़ जाएगा और पर्वत शयन की अवस्था में यानी सोने की अवस्था में लेट जाएगा, जिसे शयन वलन कहते हैं। ठीक उसी तरह से चौथा है नापे। बल अर्थात जब एक ही तरफ से बल बहुत अधिक पड़ा तो पर्वत ना तो खड़ा रह पाएगा ना ही लेटा रह पाएगा, बल्कि वह टूट जाएगा और टूटकर कहीं और दूसरी जगह विस्थापित हो जाएगा। अर्थात टूटकर दूसरी जगह जाने की क्रिया को ही नापे कहा जाता है। इस तरह से धरातल के रूप बदलने वाले कारकों में 2 मुख्य कारक आंतरिक बल और बाह्य बल, जिसमें आंतरिक बल भी 2 प्रकार के, एक पटल विरूपणी बल, दूसरा आकस्मिक बल। पटल विरूपणी बल भी 2 प्रकार के, एक महादेशजनक बल, एक पर्वत निर्माणकारी बल, और उनके कुछ स्पष्ट या अच्छे उदाहरण अभी हमने इनके बारे में सीखा। दूसरा आंतरिक बल का दूसरा प्रकार है आकस्मिक बल या सडन फोर्स। यह एकाएक उत्पन्न होने वाले बल हैं जो व्यक्ति को अचानक से दिखाई पड़ते हैं, जिसका परिणाम होता है भारी धन और जन की हानि। इसको भी देख लेते हैं। आकस्मिक बल में 4 तरह के बल दिखाए गए हैं। पहला है ज्वालामुखी, दूसरा है भूकंप, तीसरा है भूस्खलन और चौथा है हिमस्खलन। इन आकस्मिक बलों का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम किसी और अध्याय में करेंगे, लेकिन अभी यहाँ इतना समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी जो उद्गार होता है वह पृथ्वी के एस्थेनोस्फीयर में अत्यधिक दाब और ताप के कारण होता है। जहाँ कहीं पर भी भूपर्पटी कमज़ोर होती है, लावा वहाँ भूपर्पटी को तोड़कर पृथ्वी की सतह पर बाहर निकलने लगता है, जो कि एकाएक या अचानक ही होता है, इसीलिए इसको आकस्मिक बल कहा जाता है। दूसरा भूकंप, पृथ्वी के सतह के अंदर 300 से 700 किलोमीटर की दूरी पर या गहराई पर जब अत्यधिक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है तो वह कन्वेक्शनल करंट या संवहनीय तरंग के रूप में पृथ्वी की सतह पर आती है, जिसे हम भूकंप के नाम से जानते हैं। उसी तरह से भूस्खलन, पर्वतों की चोटियों का टूटकर धरातल के निचले या समतल सतह की ओर आना भूस्खलन कहलाता है। और ग्लेशियल क्षेत्रों में या पर्वतीय ऊंचे क्षेत्रों में जहां हिम की चादर बिछी होती है, वहां से हिमस्खलन की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं।
इस तरह से आज के इस अध्याय में हमने आंतरिक बल और उसके कुछ प्रकार तथा उनके कुछ उदाहरण सीखे। इसी का दूसरा बाह्य बल जो कि एक्सोजेनिक फोर्स है, इसको हम अगले पार्ट में, अगले भाग में विस्तार पूर्वक सीखेंगे।